हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है वो है नई चैप्टर के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूँ लेक्चर 1 नो रिकैप रिएक्शन मैकेनिज्म। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। उसका भी बहुत सारा वीडियो रह गया है, वो मैं धीरे धीरे अपलोड कर दूंगी। उससे पहले मैं सोचा चलो केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम तो ये समझते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग का क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट। तो जो देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम अपने लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम क्या चाहते हैं अपने लाइफ में कि हम पढ़ लिख करके एक स्टेबल हो जाए। ठीक है, स्टेबिलिटी हासिल करे, अच्छा कमाए, मतलब एक टाइम के बाद तो यही चाहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद स्टेबल हो जाए अपने लाइफ में। ठीक है, सेम उसी तरह एटम जो है वो भी चाहता है कि हम भी अपने लाइफ में स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो एटम चाहता है कि मेरा भी ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाए और हम भी स्टेबल हो जाए। ठीक, तो वो क्या करता है, इस वजह से वो बॉन्ड बनाता है और अपना जो आउटर मोस्ट सेल है उसको कंप्लीट करता है, उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है और फिर वो स्टेबल बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड में हमें क्या क्या पढ़ना क्या है वो तो मैं समझा दी बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे क्या है, बहुत बड़ा है केमिकल बॉन्डिंग, वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। उससे पहले हम देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये है इंट्रोडक्शन, हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, ड्रैकोज रूल देखेंगे। ड्रैगो रूल क्या है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना उसको हम बोलते हैं ड्रैगो रूल में वो जाता है। कौन कौन सा उससे कुछ एलिमेंट्स हैं जो आप ध्यान में रख लेना। फिर आता है बॉन्ड कॉम्प्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फजान रूल, डाइपोल मूवमेंट, बैक बॉन्डिंग का एप्लीकेशन हम देखेंगे। एमओटी मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको थोड़ा बहुत बताई थी, बट वो बहुत अच्छे से मैं नहीं बताई थी, मतलब उतना ही बताया था जितना आपको काम था। ठीक है, इसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आई थिंक 1-2 लेक्चर एमओटी का ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे इसमें। अब आते हैं यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग हम समझ गए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट holds two atom together to form a chemical bond। ठीक है, दो एटम को वो क्या करता है, होल्ड करता है ताकि वो एक केमिकल बॉन्ड बने। ठीक है, यहाँ पे वही है जो मैं आपको पहले बताई कि अपना स्टेबिलिटी के लिए वो बॉन्ड बनाता है। सिंपल सी बात यही लिखा हुआ है। ठीक है, ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड एट लोअर द पोटेंशियल टू गेन द स्टेबिलिटी बॉन्ड। ठीक है, स्टेबिलिटी अपना लेने के लिए। अब देखते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या है भाई। तो ऑक्टेट रूल उसको बोलते हैं, बेन सेंटर एटम outermost शेल हैज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन देन इट फॉलो ऑक्टेट रूल। ठीक है, अगर आउटरमोस्ट शेल के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो फॉलो करता है ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब जैसे एटम शुड बी सराउंडेड बाय 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटम जो है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होने चाहिए, उसी को हम बोलेंगे ऑक्टेट रूल वो फॉलो कर रहा है, अदरवाइज वो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल है। ठीक, NH3 क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है ना। तो नाइट्रोजन जो है 7 इलेक्ट्रॉन लेता है और हाइड्रोजन 3 दे रहा है। ठीक है, तो कितना हुआ यहाँ पे, कितना हुआ, सॉरी 7 में बोल रही, 5 ही देता है ना, नाइट्रोजन तो 5 ही देता है ना, और ये जो है वो कितना देता है, हाइड्रोजन वो 3 देगा। तो 5 3 8 है, क्या ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि अपना वो ऑक्टेट को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। सेम उसी तरह ClF2 प्लस का मतलब और माइनस का मतलब आई होप कि आप जानते हो, क्योंकि वो बचपन में पढ़ते हैं हम प्लस माइनस। तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि हमने किसी को अपना सामान दिया, यानी कि कोई एटम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है किसी दूसरे को, शेयर करता है ताकि हम भी स्टेबल हो जाए और सामने वाला भी स्टेबल हो जाए। ठीक है, माइनस का मतलब होता है कि हम किसी से उधार ले रहे हैं, यानी कि एटम जो है, ये एटम जो है वो इसको दे रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम माइनस। तो जब माइनस होता है यानी कि हम किसी से ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्लस है, मतलब हम किसी को दे रहे हैं, अपना ये एटम जो है वो किसी दूसरे को दे रहा था कि वो स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो माइनस ही होगा ना। तो क्लोरीन का कितना होता है, 7 होता है, फ्लोरीन का क्या है, 2 है, और एक माइनस हो गया तो कितना हुआ, 8। इसमें भी 8 हुआ, तो ये भी क्या हुआ, ऑक्टेट रूल को ये भी फॉलो कर रहा है। सेम इसी तरह हुआ ClF3 है।
अब यहाँ पे भी वो 7 + 3 10, 10 हो गया, 7 इसका 3 इसका 10 हो गया, 10 ये क्या कर रहा है, ये ऑक्टेट को फॉलो, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जीनोन है, जीनोन XE ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीटेड, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, आपको पता ही होगा। ये हेलोजन फैमिली से आता है, जीरो ग्रुप फैमिली से आता है, तो इसका क्या होता है, इनर्ट होता है, पहले से होता है ना, ये स्टेबल होता है, बोलते हैं ना कि जो इनर्ट फैमिली से आता है वो स्टेबल होता है पहले से, तो ये जीनोन है तो ये पहले से ही स्टेबल है, ठीक है। अब आगे आते हैं XeF2, यहाँ पे क्या है, Xe का कितना होता है, 8 होता है, फ्लोरीन 2 लग गया तो 10 बन गया। अब वैलेंसी कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया तो ये भी फॉलो नहीं करता है ऑक्टेट रूल को, ठीक है। देयर आर सम स्पेसीज विच डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, कुछ स्पेसीज है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। तो हम देखते हैं कि वो 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। एक क्या होगा कि ऑक्टेट रूल जो 8 है ना इलेक्ट्रॉन से, उससे कम ही हो जाएगा, मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है। एक हो गया कि हाइपर वैलेंट, मतलब कि ऑक्टेट रूल 8 होता है तो उससे मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हाइपो का मतलब क्या हुआ, यहाँ हाइपो जो है 8 इलेक्ट्रॉन से, मतलब किसी चीज़ की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, डेफिशिएंट हुआ, ठीक है। हाइपर मतलब होता है किसी चीज़ की मतलब बढ़ जाना, ठीक है, तो वो हो गया इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, ठीक है। तो आउटर मोस्ट सेल देन लेस देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जाम्पल है कुछ, ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, ये एग्जाम्पल है जो 6 है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइपोवैलेंट। यहाँ पे है कुछ एग्जाम्पल जो कि ZeF2 है, PCl5 Z मैं क्यों बोल रही हूँ बार बार, XeF2, ठीक है। तो ये 8 2 10 होता है, इसका भी फुल होता है, इसका भी फुल होता है, ठीक है। तो ये हाइपर मतलब 8 से ज़्यादा हो गया, ये क्या हुआ 8 से कम हुआ, हाइपो हाइपर। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप सो। फिर हम इसी तरह कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो BCl3 है, ठीक है, इसका हम देखते हैं तो हाइपो, ये क्वेश्चन आप खुद करके आना, वैसे तो मैं यहाँ पे हिंट्स दे दी हूँ, इसके 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ 8 है, यानी कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ 8 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा आउटर सेल में, नहीं, इसका है कि अगर 8 का मल्टीपल, ठीक है ना, वो हुआ, अगर उतना आ रहा है ना, तो मान लो कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ऑक्टेट को वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अगर 8 से मतलब उस सॉरी हाँ 8 का मल्टीपल जो है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मतलब वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। अब हम इसी तरह देखते हैं इसमें धीरे, ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं उसके जो कि आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हाइपोवैलेंट स्पेसिस, ये क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे बैक बॉन्डिंग के बाद में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये मैं पहले बता दी थी, किसी चीज़ की कमी होना। फिर ब्रिज बॉन्डिंग एक्ट एज लिविस एसिड, लिविस एसिड क्या होता है, हाइपरवैलेंट। अब देखते हैं इसमें होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, दे एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, वो अपने ऑक्टेट को बढ़ाता है, सेल वैलेंस इलेक्ट्रॉन PCl5 ZeF2, ठीक है, XeF2। कंडीशन क्या क्या होता है, एक्सपेंडिंग द ऑक्टेट ऑफ हाइपरवैलेंट स्पेसिस। तो हम अब कंडीशन देखते हैं, एबिलिटी ऑफ द वैलेंट ऑर्बिटल, ठीक है, एबिलिटी ऑफ द वैलेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है कि नो वैलेंट d ऑर्बिटल नहीं होने चाहिए, ठीक है। दूसरा में होता है सेंटर एटम, ठीक है, सेंटर एटम किसको बोलते हैं, जैसे ये जो 2 एटम लगा है ना, तो इसमें जो ऑक्सीजन हुआ वो हुआ सेंटर एटम, दिख नहीं रहा, सॉरी, ये जो ऑक्सीजन हुआ वो हुआ सेंटर एटम, और फ्लोरीन जो हुआ वो साइड एटम हुआ। तो जो सेंटर एटम है ना वो 3rd पीरियड का होना चाहिए। अब 3rd पीरियड में कौन से एलिमेंट हाँ कौन सा एटम आता है, 2nd पीरियड में कौन सा आता है, वो तो आपको देखना पड़ेगा, या फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद आता है, धीरे धीरे मैं आपको बता दूंगी, वैसे इतना तो आपको ध्यान में आपको पता ही होगा और ध्यान में रखना भी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन OF6 जो है वो तो नहीं है ना, क्योंकि 3rd पीरियड का नहीं, ये तो 2nd पीरियड का है ना, ऑक्सीजन 2nd का ही है ना, मतलब 3rd से कम होगा, क्योंकि 3rd से ज़्यादा होगा या फिर 3rd होगा तभी होगा वो हाइपरवैलेंट, वो एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंडिंग ऑफ
ऑक्टेट, ठीक है, हाइपर स्पेसिस, हाइपर वैलेंट स्पेसिस तभी कहेंगे, ठीक है। अब है SF6, वो होगा, ठीक है, क्योंकि वो थर्ड पीरियड से है या ऊपर से है, मतलब थर्ड पीरियड का होगा या फिर उसके ऊपर का होगा। एक मिनट गाइस रुक जाना। अब हम देखते हैं दूसरा रूल क्या है। पार्टिसिपेशन ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल साइड एट मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज आपको पता है, जो फ़ोन कॉल करके एक आता है शॉर्टकट, आपको पता ही होगा शॉर्टकट, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और उसे मैं बाद में आपको बता दूंगी, अभी इतना मैं समझा देती हूँ फिर आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो PF5 है, फिर PCl5 है, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे ये रूल को, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब देखो PH5 है, वो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि साइड एटम हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है क्या, नहीं होता है, तो नहीं होगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसी तरीके से अब हम देखेंगे आगे की S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल क्या क्या है। तो मैं आपको बस इतना ही बता देती हूँ कि देखो, अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी ऑर्बिटल किसे कहते हैं, ठीक है। तो S ऑर्बिटल होता है, आपको पता है, SPD, ठीक है, DF, ठीक है। तो जितना आपको पढ़ना है ना, इसमें उतना ही लिखा हुआ है। जैसे कि देखो, ये चीज़ जो है ना मैं आपको बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि S ऑर्बिटल मतलब एस्फेरिकल इन शेप होता है। शेप कैसा होता है, एस्फेरिकल, देखो ऐसा होता है, ठीक है। S के बाद आता है, बाकी मुझे समझाना है क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे मैं अभी रुक के समझाऊंगी, ठीक है, कल की वीडियो में समझाऊंगी, वरना लंबा होता है तो फिर मन नहीं होता आपको भी पढ़ने का। उसके बाद आता है P ऑर्बिटल। P में होता है डम्बल इन शेप, डम्बल देख रहे हो, ऐसा शेप होता है, ठीक है। अब हुआ SPD। D में होता है एक्सियल D ऑर्बिटल, नॉन एक्सियल D ऑर्बिटल, लेकिन इसका जो शेप होता है वो होता है डबल डम्बल, ठीक है, डबल डम्बल। मैं लिख दूं क्या यहाँ, D ऑर्बिटल, ओहो, शेप इसका होता है डबल डम्बल, ठीक है, डबल डम्बल। तो लिखने में नहीं बन रहा क्लियरली, तो इतना है, ठीक है। आगे मैं आपको पूरा, और कल की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है, कि S में क्या होता है, SP में क्या होता है, D में क्या है। ये जो आप देख रहे हो ना, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये तो खैर समझ में आ रहा होगा, ये जीरेड क्या होता है, सिंगल फेज क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वो मैं आपको कल के वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है। तो आई होप सो इतना आप जो नोट्स में दिखाई हूँ और मैं समझाई हूँ आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।